Greetings to all the viewers. Myself Suvek Singh Chauhan. I welcome you all on the Success with Mantra YouTube channel. Today we will discuss on the topic relating to the compromise in criminal matters or compoundability in criminal matters. Its legal provisions. मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आपराधिक मामलों में समझौते के द्वारा, पक्षकारों में समझौते के द्वारा उस आपराधिक मामले को समन किया जा सकता है, अर्थात उसको समाप्त किया जा सकता है या नहीं। मित्रों, आपराधिक मामलों की जब हम बात करते हैं तो आपराधिक मामलों का जन्म अपराध से होता है, और जब अपराध होता है तो अपराध के लिए सामान्य रूप से दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार जो अपराध को करता है और दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध अपराध होता है। तो जो पक्षकार अपराध करता है, जो अपराध को क्रियान्वित करता है, उस व्यक्ति को हम एक्यूज्ड या अभियुक्त कहते हैं। इसके साथ ही साथ जिसके विरुद्ध अपराध होता है उसे हम विक्टिम या पीड़ित के नाम से जानते हैं। मित्रों, अपराध क्या होता है, इसको समझे बिना हम इसकी कंपाउंडेबिलिटी या इसके कंप्रोमाइज़ की रिलेवेंसी को, इसकी कंप्रोमाइज़ की वैलिडिटी को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए पहले समझते हैं कि अपराध क्या होता है। मित्रों, यदि हम अपराध को लीगल टर्म में देखें, लीगल लैंग्वेज में देखें, तो लीगल लैंग्वेज में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वह दो जगह पर डेफिनेशन इसको परिभाषित किया गया है। एक तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 जो अपराध को परिभाषित करती है, और अपराध को परिभाषित करते हुए धारा 40 ये कहती है कि कोई भी ऐसा कार्य या कार्य का लोप जो किसी प्रवर्तनीय विधि में दंडनीय है वह अपराध है। इसके साथ ही साथ अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात करें तो उसकी सेक्शन 2N भी अपराध को परिभाषित करती है, और वह कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन जो आईपीसी की धारा 40 में दी गई है उससे मिलती जुलती ही डेफिनेशन देती है, और कहती है कि भाई कोई भी ऐसा कार्य या कार्य का लोप जो किसी प्रवर्तनीय विधि में दंडनीय बनाया गया है वह अपराध है। इसके साथ ही साथ एक एडिशनल फैक्ट वहाँ पर ऐड किया गया है कि भाई अगर धारा 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के तहत कोई कंप्लेंट की जाती है तो भी वह अपराध की श्रेणी में आएगा। मित्रों, कार्य तो सामान्य सी प्रवृत्ति है, हम सभी कार्य से परिचित होते हैं, लेकिन लोप एक ऐसा शब्द है जो सामान्य लोग नहीं जान रहे होते हैं कि लोप क्या होता है। मित्रों, अगर मैं लोप को स्पष्ट करूं तो लोप का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य को ना करना होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस करने वाले पर होती है। यदि किसी को लॉ ने कोई ऑब्लिगेशन दिया है, लॉ ने कोई ड्यूटी दी है और उस ड्यूटी का वो ठीक प्रकार से पालन नहीं करता है या उस ड्यूटी का वो पालन ही नहीं करता है, वो लोप कर जाता है उस कार्य को करने में, तो वहाँ पर लोप माना जाएगा और ये विधि में दंडनीय बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक पुलिस ऑफिसर को यह इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है और वो इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई है और वह इन्वेस्टिगेशन को नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन का लोप करता है, तो इसे अपराध की संज्ञा दी जाएगी, इसे अपराध माना जाएगा। मित्रों, अगर हम एक सूक्त के रूप में या एक फॉर्मूले के रूप में अपराध को समझें तो ऑफेंस मीन्स एक्ट और ओमिशन प्लस पनिशेबल इन लॉ। अगर कोई भी कृत्य और कार्यलोप है जो विधि में दंडनीय है वो अपराध की श्रेणी में आता है। मित्रों, अब हम समझते हैं कि अपराध होने के बाद उस अपराध की रिपोर्टिंग कैसे होती है, अपराध को रिपोर्ट कैसे किया जाता है, लीगल अथॉरिटीज़ तक कैसे पहुंचाया जाता है। मित्रों, अगर हम देखें तो दो प्रकार से अपराध का संज्ञान, अपराध का नॉलेज लीगल अथॉरिटीज़ को कराया जा सकता है। पहला एफआईआर या एनसीआर, जो कि लोकल पुलिस थाने में जा कर के जो थानाध्यक्ष होता है उसको संबोधित करते हुए हम एफआईआर या एनसीआर करा सकते हैं। एफआईआर कॉग्निजेबल मामलों में होती है, संज्ञेय प्रवृत्ति के मामलों में होती है, जबकि जो एनसीआर होती है जिसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट ही कहते हैं वह असंज्ञेय मामलों में होती है। एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसके संदर्भ में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 155 में क्रमशः दिए गए हैं। मित्रों, इसके साथ ही साथ एक दूसरा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम अपराध की रिपोर्टिंग लीगल अथॉरिटीज़ तक कर सकते हैं। वह तरीका होता है कंप्लेंट के माध्यम से।
मित्रों, कंप्लेंट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D में परिभाषित किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि कोई भी एलिगेशन जो ओरल और रिटन फॉर्मेट में मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन, कि मजिस्ट्रेट उस पर कोई कार्यवाही करे, वो कंप्लेंट कहलाता है। इसके साथ ही साथ मित्रों, कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने की जो बात की गई है वो सेक्शन 190 सीआरपीसी में की गई है। सेक्शन 190 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी मामले का संज्ञान 3 आधारों पर लिया जाता है। एक, जो कंप्लेंट के मामले पर कंप्लेंट जब मजिस्ट्रेट को की गई है, मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है। दूसरा तरीका होता है पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से, और तीसरा जो तरीका है 191C में वो बताया गया है कि सुयोमोटो या सेल्फ नॉलेज के बेसिस पे भी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। तो मजिस्ट्रेट से संज्ञान लेने का मतलब, या पुलिस में FIR या NCR कराने के बाद वह मामला लीगल अथॉरिटीज़ के संज्ञान में, नॉलेज में आ जाता है। अब लीगल अथॉरिटीज़ उस पर एक्शन लेती हैं। जैसे ही ये मामला, कोई मामला लीगल अथॉरिटीज़ के नॉलेज में आ जाता है, वहाँ से स्टेट का रोल शुरू हो जाता है। मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि चूँकि जो ऑफेंसेस होते हैं, जो क्राइम होता है, वो अगेंस्ट द पब्लिक होता है, अगेंस्ट द स्टेट होता है, इसीलिए स्टेट की इन्वॉल्वमेंट उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर पक्षकार रिपोर्टिंग करने से पहले समझौते द्वारा उस अपराध का समन कर लेते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वह उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि एक बार मामला लीगल अथॉरिटीज़ के नॉलेज में आने के बाद वहाँ पर जो विधि है वो अप्लाई हो जाती है और लॉ के प्रोविज़न के तहत ही उसमें समझौता हो सकता है। अगर लॉ परमिट करेगा तो ही समझौता हो सकता है, अगर लॉ विधि परमिट नहीं करेगी तो उसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसीलिए जो समझौता बिफोर द रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस हो जाता है, वह समझौता अच्छा समझौता माना जाता है। मित्रों, जब रिपोर्टिंग हो जाती है उसके बाद मामला स्टेट के संज्ञान में आ जाता है, तो स्टेट जो है वो विक्टिम की हेल्प करता है प्रोसिक्यूशन में, अभियोजन में, या अभियोजन को स्टैंड करने में, या उस अभियुक्त पर जो आरोप है कि उसने यह अपराध किया है, उस अपराध को सिद्ध करने का जो जिम्मा है वो राज्य अपने ऊपर ले लेता है, और राज्य पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के माध्यम से या APP के माध्यम से, अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के माध्यम से उन मामलों को, प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करने का प्रयास करता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो वह विक्टिम की हेल्प करता है, विक्टिम की ओर से मामले को आगे बढ़ाता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जो आपराधिक मामला है उसमें समझौते का मतलब क्या होता है, समझौते से क्या तात्पर्य होता है। तो बेसिकली समझौता एक प्रकार का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, एक प्रकार की म्यूचुअल डील होती है जो दोनों पार्टीज़ के मध्य होती है, एक्यूज्ड और विक्टिम के मध्य होती है। हालांकि जैसे रिपोर्टिंग हो जाती है उसमें एक तीसरा पक्षकार भी आ जाता है जिसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी हम म्यूचुअल समझौते की बात कर रहे हैं, तो समझौते में स्टेट का क्या रोल होगा वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों मिल करके जब आपस में किसी बात को एग्री हो जाते हैं कि भाई इस मामले को अब यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ये दोनों इस पॉइंट पर एग्री हो जाते हैं, तो उसको क्रिमिनल, और वो फर्दर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को नहीं करना चाहते हैं और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रोकना चाहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में जो डील होती है उन दोनों के मध्य, ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों के मध्य, उसे ही हम आपराधिक विधि में समझौते के नाम से जानते हैं। आपराधिक विधि में समझौते का, या विधि में जो समझौते का कॉन्सेप्ट है वो एक लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटियम। इट मीन्स दैट कि इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी टू फिनिश लिटिगेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम मामले को या विधिक कार्रवाई को समाप्त कर सकें, वह राज्य के, समाज के और लोगों के सभी के हित में होता है। और इसी पर ये जो आपराधिक समझौते, आपराधिक विधि में जो समझौते का सिद्धांत है वो इसी पर बेस्ड है। मित्रों, अगर हम बात करें समझौते के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला लाभ यही है, इसमें त्वरित डिस्पोजल हो जाता है, त्वरित केस का जो निस्तारण है वो त्वरित हो जाता है, बहुत ही शीघ्र हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब शीघ्र निस्तारण हो जाएगा मामले का, तो उसमें जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ बेसिकली बात करें एक्यूज्ड की और दूसरे पक्ष से स्टेट की, तो दोनों का जो समय है और जो पैसा है वो जो लिटिगेशन में
बेस्ट हो सकता था वो बच जाता है, वो अर्थात पैसे और समय की बचत होती है। इसके साथ ही साथ जो एक्यूज्ड और विक्टिम के जो संबंध हैं वो मधुर स्थिति में रहते हैं, वो प्रेम और सौहार्दपूर्ण रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की जो वैमनस्यता का भाव है वह नहीं आते पाता है। मित्रों, अब अगली बात हम जो समझेंगे वो है आपराधिक विधि में समझौते से संबंधित क्या प्रावधान है। मित्रों, यदि हम आपराधिक विधि में कंप्रोमाइज से संबंधित प्रावधानों की बात करें तो हम बेसिकली जो दो प्रकार के प्रावधान हैं, एक वो जो धारा 320 सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में बताए गए हैं, और दूसरे जो सीआरपीसी की धारा 320 में नहीं बताए गए हैं। इस दो आधारों पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि धारा 320 सीआरपीसी क्या कहती है। धारा 320 में जो कंप्रोमाइज़ की बात की गई है वह दो प्रकार के कंप्रोमाइज़ की बात की गई है। पहला, जिसमें कंप्रोमाइज़ कोर्ट की परमिशन के बिना हो सकता है, और दूसरा जिसमें समझौता या कंप्रोमाइज़ कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। तो मित्रों, जो पहले प्रवृत्ति के ऑफेंसेस हैं जिसमें समझौता कोर्ट की परमिशन से हो सकता है, वो केसेस जो होते हैं वो बहुत ही जो समझौता कोर्ट की परमिशन के बिना हो सकता है वो उन मामलों में वो मामले बहुत ही जनरल टाइप के होते हैं, उसमें बहुत ही सामान्य प्रकृति के अपराध आते हैं। वहीं जो मामले बिना कोर्ट की परमिशन के कंपाउंडेबल या कंप्रोमाइजेबल नहीं होंगे, उन मामलों में वो मामले बहुत ही सीरियस या ग्रीवियस टाइप के ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। मित्रों, अगर हम दूसरे प्रकार के मामलों की बात करें, द केसेज नॉट फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 320 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसमें ना तो वो मामले जो धारा 320 में जो सूची दी गई है, जो शेड्यूल दी गई है, केवल वही मामलों का आपराधिक विधि में एक बार रिपोर्टिंग होने के बाद केवल उन्हीं केसेस की जिन लिस्ट में दिए गए हैं, जो एक सूची प्रदान की गई है धारा 320 में जो मेंशन है, उन्हीं अपराधों का समन किया जा सकता है, उन्हीं अपराधों में कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, बाकी अपराधों में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। या इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जो मामले धारा 320 सीआरपीसी में नहीं आते हैं, उन मामलों में ना तो वो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, ना तो उनका समन किया जा सकता है, और ना ही कोर्ट की परमिशन से उनको समनीय या कंप्रोमाइजेबल बनाया जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोर्ट उन मामलों में सज़ा देते समय उस समझौते के आधार पर उस सज़ा की जो क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट है, उस सज़ा की मात्रा को कम अवश्य कर सकता है। मित्रों, बेसिकली अब हमने समझा अपराध क्या होता है, और इसके बाद अब हम समझते हैं कि अपराध में जो अपराध होता है उसमें कंप्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, कंप्रोमाइज़ का प्रभाव क्या होता है। मित्रों, अगर हम कंप्रोमाइज़ की बात करें तो कंप्रोमाइज़ को आपराधिक विधि में अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो कंप्रोमाइज़ को एक्यूज्ड का एक्विटल के रूप में माना जाएगा। एक्विटल मीन्स दोष मुक्ति। एक बार कंप्रोमाइज़ हो गई और कंप्रोमाइज़ जो धारा 320 के प्रावधानों के तहत हुई है तो वो एक्विटल की श्रेणी में आएगा, दोष मुक्ति की श्रेणी में आएगा, अभियुक्त उसमें दोष मुक्त माना जाएगा। अगर मित्रों इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि क्या कोई माइनर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, जी मित्रों, क्या कोई माइनर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो जो दंड प्रक्रिया संहिता है धारा 320 है, धारा 320 का जो सब सेक्शन है उपधारा 4 है, 4 का और खा में इसको बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, जड़ है या पागल है, तो कोई भी व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो से कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 में बताई गई है, या सेक्शन 10 और 11 को जब हम कलेक्टिवली रीड आउट करेंगे तो वहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, तो वह लोग उसके बिहाफ पे, उस माइनर के, उस रथलेस पर्सन के, उस इंसेन पर्सन के बिहाफ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंप्रोमाइज़ जो बिहाफ पे किया जाएगा वो किसी माइनर, रथलेस और इंसेन पर्सन के बिहाफ पे किया जाएगा, वो बिना कोर्ट की परमिशन के इफेक्टिव नहीं होगा, कोर्ट की परमिशन में आवश्यक होगी। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि जो कंप्रोमाइज़ किया जाएगा वो कंप्रोमाइज़ कब किया जा सकता है, किस परिस्थिति में कब किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एट एनी टाइम बिफोर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, इवन एट द टाइम ऑफ राइटिंग द जजमेंट, तो निर्णय आने से पहले किसी भी समय कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। और उस कंप्रोमाइज़ की सूचना जो अगर धारा 320 के तहत है तो कंप्रोमाइज़ की सूचना मजिस्ट्रेट या जज, जैसा भी मामला हो, उसको
सूचित कर दिया जाना चाहिए। हाँ, जजमेंट राइटिंग करते समय भी अगर कंप्रोमाइज़ हो गया है तो उसकी सूचना जजेस को हो जाती है, मजिस्ट्रेट को हो जाती है, तो उस मामले में भी कंप्रोमाइज़ इफेक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही कंप्रोमाइज़ अपील में भी किया जा सकता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए कि अपील में भी कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है और उस मामले को कंपाउंड या समन किया जा सकता है। मित्रों, इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण विषय और है कि कुछ केस लॉज हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो कंपाउंडेबिलिटी है, जो कंप्रोमाइज़ है क्रिमिनल मामलों में, उसका नेचर क्या है। मित्रों, एक केस था विश्वभान दास बनाम गोपेन चंद्र हजारिका 1967 का। इसमें जस्टिस जी के मित्र साहब ने कहा कि अगर कोई ऑफेंस इस प्रकार का है जिसमें केवल प्राइवेट इंडिविजुअल को ही लॉस होता है, डैमेज होता है, हार्म होता है, तो उस स्थिति में उन मामलों में समझौता कराया जा सकता है। अर्थात अगर कोई इस प्रकार का ऑफेंस है जिसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व होता है, पब्लिक एट लार्ज को डैमेज होता है, जनरली जो ऑफेंस होते हैं वो अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें केवल किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ही हार्म होता है, लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो डिफेमेशन के मामले होते हैं उसमें जिसको डिफेम किया जाता है केवल उसी का लॉस होता है और किसी का लॉस नहीं हो सकता है। तो डिफेमेशन के मामलों में जनरली कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मर्डर की, अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो ये मामले समाज के अगेंस्ट होते हैं। इसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो जाता है। पब्लिक एट लार्ज में पूरे समाज में एक भय का वातावरण हो सकता है कि मेरा भी मर्डर हो सकता है या मर्डर मेरा भी मर्डर कर सकता है। तो एक भय जो होता है पूरे समाज को डैमेज कर देता है, पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। अर्थात इस प्रकार के मामलों में साधारणतः कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। मित्रों, अगर हम बात करें तो एक 307 का मामला यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। उसमें एक्यूज्ड व्यक्ति जो एक एडवोकेट था, उसमें कोर्ट ने अलाउ किया कि भाई इस मामले में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जनरली 307 के मामलों में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, लेकिन उस मामले में, उस विशेष मामले में एडवोकेट को जो एक्यूज्ड था और जिसके ऊपर 307 का मामला चल रहा था उसको परमिट किया गया कि भाई आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। वो एक एक्सेप्शनल केस है, उस पर हम चर्चा किसी और लेक्चर में करेंगे। मित्रों, एक और केस है जो अभी रिसेंट का है, 2022 का है, सुखविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 482 जो सीआरपीसी की धारा 482 जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है, अंतर्निहित शक्तियां देती है, और ये अंतर्निहित शक्तियां हाई कोर्ट को फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई हैं। तो उस पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ही अगर कंप्रोमाइज़ हो जाता है और उस कंप्रोमाइज़ के बेसिस पर वो न्यायालय, जिस न्यायालय में ट्रायल चल रहा होता है, वो न्यायालय कंसिडर नहीं करता है, तो उस मामले में जो पार्टीज़ हैं वो 482 के तहत वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकती हैं और हाई कोर्ट से 482 के पावर का इस्तेमाल करके उस एफआईआर को, उस मामले को समाप्त करने के लिए आग्रह कर सकती हैं। और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो 482 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफआईआर को क्वैश करे और उस मामले को वहीं पर कंपाउंड कर दे अगर उसमें किसी भी प्रकार का एंड ऑफ जस्टिस या कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट विहित है। मित्रों, इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण विषय हैं कि क्या जो आपराधिक मामले हैं उस आपराधिक मामलों में जो समनीय नहीं बनाए गए हैं धारा 320 में, क्या उनका समन हो सकता है? तो उनका समन नहीं हो सकता है। उनका समन एक ही परिस्थिति में हो सकता है और वो है धारा 482 सीआरपीसी जो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देती है। मित्रों, आज के लिए ही इतना ही। आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।